Hello everyone, welcome back to the Agrawal tutorials. In continuation of the previous video जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे 2023-24 हॉट सेमेस्टर में जो पेपर हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन ए टोटल 7 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के आए थे उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया है, समझा है कि कैसे उनके आंसर्स को लिखना है और क्या क्या उनके आंसर होने चाहिए. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन बी. आप देख रहे हैं सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको कोई 3 करने होते हैं. तो वन बाय वन वी कैन सी. इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए, बी एंड सी ये तीनों न्यूमेरिकल पार्ट से आए हैं चैप्टर 1, 2, 3 से, और डी पार्ट एंड ई पार्ट्स दोनों जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर 4 और 5 के वो थ्योरेटिकल हैं, सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, राइट. तो न्यूमेरिकल पार्ट के एक बार क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेते हैं. तो पहला जो सर्किट है आपका उसमें आप देखेंगे कि नोडल एनालिसिस लगाने के लिए कहा है और करंट अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर आपको कैलकुलेट करना है. तो लेट अस अप्लाई द नोडल एनालिसिस इन दिस सर्किट. सो इन दिस सर्किट इट इज़ गिवन देर आर 3 जंक्शंस. एक जंक्शन ये है आपका, एक जंक्शन यहाँ पे है और एक जंक्शन यहाँ पे है. ये टोटल 3 जंक्शंस आपके पास हैं. And let us consider junction number 1, consider this junction number 2 and ground this particular junction considering the 0 volt here, right. तो हम यहाँ पर कुछ करंट एज्यूम करेंगे. करंट 1, करंट 2 एंड करंट 3. जंक्शन 1 पे तीनों करंट मान लिए हमने, तीनों आउटगोइंग माने हैं. जंक्शन 2 पे भी 2 करंट एज्यूम करने पड़ेंगे. एक करंट हमारा 20 ओम के थ्रू जा रहा है और एक करंट हमारा यहाँ से जा रहा है जो आउटगोइंग है, राइट. जो प्रोसेस है हमारी, जिस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं वो है कि हम आउटगोइंग करंट्स को एज्यूम करके चलते हैं. डिटेल डिस्कशन हमने किया हुआ है कि कैसे नोडल एनालिसिस में मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, आपको किन स्टेप्स में आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, एनालाइज करना है. ये सब चीज़ें ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देखिएगा उनको, सब कुछ आपको मिलेगा, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन क्वेश्चन हमें 2 जंक्शन के लिए सॉल्यूशन करना है. पहले जंक्शन की अगर बात करें, एट जंक्शन नंबर 1 देर आर 3 करंट्स, ऑल आर आउटगोइंग. कंसिडरिंग आउटगोइंग एज पॉजिटिव, तो करंट 1 गोइंग थ्रू 5 ओम विल बिकम इक्वल्स टू V1 माइनस 20 अपॉन 5, ठीक है. नीचे हमारा 0 वोल्ट है, उसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं. दूसरा करंट हमारा जो 10 ओम के थ्रू जाएगा वो होगा V1 अपॉन 10, ठीक है. अगर आप 0 को भी लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट V1 माइनस 20 माइनस 0 अपॉन 5 प्लस V1 माइनस 0 अपॉन 10 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0. ये दो आपके तीनों आपके करंट हो गए जो जंक्शन 1 पे हैं. जंक्शन 2 पे आप इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन बनेगी आपकी माइनस ऑफ V1 माइनस V2 अपॉन 10. चूँकि करंट 10 ओम के थ्रू जो जा रहा है वो जंक्शन 2 के लिए इस बार इनकमिंग करंट है तो इट विल बिकम नेगेटिव. आउटगोइंग पॉजिटिव है तो इनकमिंग नेगेटिव होगा, इसलिए हमने माइनस साइन का यूज़ किया है. और चूंकि करंट की वैल्यू V1 माइनस V2 अपॉन 10 थी अकॉर्डिंग टू द एज्यूम्ड डायरेक्शन, तो हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया. 20 ओम के थ्रू जो करंट जा रहा है दैट इज़ V2 माइनस 0 अपॉन 20 एंड जो 4 एम्पियर वाली ब्रांच से करंट पास हो रहा है उसमें हमने करंट माना है आउटगोइंग, जबकि 4 एम्पियर की वैल्यू है इनकमिंग. तो दिस विल बी सिंपल माइनस ऑफ 4, राइट, इक्वल्स टू 0. हमें इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है. और V1 और V2 जब आपका आ जाएगा तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट. तो 20 ओम का जो करंट है वो है V2 अपॉन 20. तो यू हैव टू फाइंड V1 एंड V2 फ्रॉम दीज इक्वेशंस एंड देन फाइनली कैलकुलेट द करंट passing through 20 ohm which is nothing but equals to V2 upon 20 and direction of that current will be in downward direction. ये आपका आंसर होगा, राइट. तो सिंपल क्वेश्चन था 7 मार्क्स के लिए. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कैलकुलेट द फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज सिग्नल, ठीक है. फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, एंड पीक फैक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू, राइट. इसका मतलब ये है कि आपको इस दिए गए हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज सिग्नल के लिए RMS वैल्यू निकालनी है और एवरेज वैल्यू निकालनी है पहले, उसके बाद फिर निकलेगा फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर. तो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वेव फॉर्म कैसी होती है? हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वेव फॉर्म, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है?
हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा होता है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और एक डायोड लगा होता है, राइट। और अगर यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि कितना V0 हमें मिलेगा अकॉर्डिंग टू द साइनसोइडल सिग्नल, तो ये डायोड सिर्फ तब कंडक्ट करेगा जब आपकी सप्लाई पॉजिटिव हाफ में होगी, क्योंकि एनोड टू कैथोड जितना पोलैरिटी उसको मिलेगा प्लस टू प्लस, उतना ही टाइम वो करंट को पास होने देगा। इसके अलावा जैसी पोलैरिटी रिवर्स होगी हाफ वेव साइकिल में, डायोड आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जो रेड मार्क से मैं माइनस प्लस लगा रहा हूँ, इन दिस पोलैरिटी योर डायोड विल बी रिवर्स बायस्ड एंड विद पॉजिटिव टू नेगेटिव एनोड टू कैथोड डायोड विल कंडक्ट, ठीक है। तो अगर ये वोल्टेज इनपुट है V है, तो आउटपुट वोल्टेज कैसा दिखाई देगा, दिस इज आउटपुट, दिस विल ओनली कंडक्ट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉर द रिमेनिंग टाइम आउटपुट विल बी 0, ठीक है, लाइक दिस। तो 0 पाई 2 पाई 0 पाई एंड 2 पाई। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल बन गया। अब हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज सिग्नल बन तो गया, लेकिन इसका फंक्शन क्या है। आप देख रहे हैं कि आपका जो साइनसोइडल फंक्शन है जो कि होता है V = Vm sin ओमेगा t, तो इस फंक्शन में से ही ये वाला जो पार्ट था ये V0 में कॉमन ले लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो V0 है उसका फंक्शन Vm sin ओमेगा t ही है, लेकिन इट इज़ ओनली वैलिड फ्रॉम 0 to पाई, अदरवाइज इट इज़ 0। पाई से लेके 2 पाई के बीच में क्या है, 0 है, एज सिंपल एज दैट। अब हमारा जो एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t द फंक्शन dt। आपको क्या करना है, इस सिग्नल के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब आपका जो टाइम पीरियड है वो 0 से 2 पाई के बीच है, क्योंकि आपका सिग्नल 0 से 2 पाई है। साथ ही साथ ये जो आउटपुट वेवफॉर्म है ये अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। अनसिमेट्रिकल का मतलब है पॉजिटिव हाफ 0 to पाई एंड रिमेनिंग पाई to 2 पाई आर नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल के केस में तो एवरेज 0 आएगा अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो। सो फॉर दिस केस वी आर हैविंग द टाइम पीरियड इज़ 1/2 पाई। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, 0 से पाई के लिए, क्योंकि फंक्शन सिर्फ 0 से पाई के लिए ही है हमारे पास। Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, यहाँ से आपको फाइनली जो वैल्यू मिलेगी वो एवरेज वैल्यू का आंसर दे देगी सॉल्व करने के बाद। इसी तरह से RMS वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन 1/t 0 to t द फंक्शन का होल स्क्वायर d ओमेगा t। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ द रूट। हमने सबसे पहले फंक्शन का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद उसका मीन निकाला 1/t इंटीग्रेट करके एंड उसके बाद स्क्वायर रूट कर दिया। सेम यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करेंगे 1/2 पाई। टोटल टाइम पीरियड लेना होगा हमें ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल वेव, लेकिन चूँकि वेव फॉर्म 0 से पाई तक ही है तो वी विल कंसिडर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई। यहाँ आपके पास है Vm sin ओमेगा t का होल स्क्वायर d ओमेगा t। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जब ये दोनों सिंप्लीफाई होके हमें RMS और एवरेज दे देंगे तो हम RMS और एवरेज की हेल्प से पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू निकाल के इसका आंसर कर देंगे, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ हमें करना होगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो तीसरा न्यूमेरिकल है, जो कि चैप्टर नंबर 3 से आया है, ट्रांसफार्मर से, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में आपने स्टडी की हुई है तो आपको समझ में आएगा कि बड़ा ही आसान सा सवाल है, जिसमें आपको एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर दिया है, यानी कि आपको दिया है पावर आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ 100 × 10⁻³ वोल्ट एम्पियर। आपको कह रहा है कि इस ट्रांसफार्मर के जो आयरन लॉसेज हैं PI वो हैं 600 वाट, और जो कॉपर लॉसेज हैं PC वो हैं 1.5 किलोवाट यानी कि 1500 वाट। फुल लोड पे हैं ये, ठीक है। अब आपको कहा है कि फुल लोड एफिशिएंसी एट 0.8 पावर फैक्टर एंड हाफ लोड एफिशिएंसी एंड यूनिटी पावर फैक्टर। तो पहला केस है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है कब, जब आपका लोड फुल है। लोड फुल है तो मतलब x का वैल्यू 1 हो गया और पावर फैक्टर कितना है 0.8। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज एफिशिएंसी का x टाइम्स ऑफ पावर आउटपुट दैट इज़ V2I2 cos phi, हमारा पावर हो गया, मल्टीप्लाइड विद x V2I2 cos phi प्लस PI प्लस x² PC इंटू 100। इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं XP अपॉन
एक्स पी प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ पी सी इंटू 100 वेयर पी इज इक्वल्स टू वी टू आई टू कॉस 5। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज़ बस पुट करनी है हमें। हमारे पास है एफिशिएंसी वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 100 kVA का था तो 100 इंटू 10 टू पावर 3 0.8 पावर फैक्टर है। 1 इंटू 100 10 टू पावर 3 इंटू 0.8 प्लस पी आई हमें दिया है 600 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1500 मल्टीप्लाइड विद 100। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। दूसरे पार्ट में हमें पूछा है हाफ लोड यानी कि x इक्वल्स टू 1/2 पे एफिशिएंसी निकालिए, लेकिन पावर फैक्टर इस बार यूनिटी है। तो 1/2 x का वैल्यू हो गया 100 इंटू 10 टू पावर 3 V2I2। 1 हमारा पावर फैक्टर है, 100% निकालने के लिए हमने लगा दिया 1/2 इंटू 100 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 1 प्लस पी आई दैट इज़ 600 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1/2 स्क्वायर इंटू 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हाफ लोड पर एफिशिएंसी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। 3 पार्ट करने थे, तीनों पार्ट बड़े आसान हैं, तीनों न्यूमेरिकल करके हम फुल मार्क्स पा सकते हैं, कोई डिडक्शन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप थ्योरी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर डी को अटैम्प्ट करते हैं जिसमें द वर्किंग प्रिंसिपल एंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर पूछा है, तो ये आपको थ्योरेटिकली स्टडी करना होगा। हमारे चैनल पर भी सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, राइट। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चैप्टर 5 से क्वेश्चन दिया है जिसमें ब्रीफली टाइप्स ऑफ बैटरीज एंड एनी वन टाइप ऑफ सेकेंडरी बैटरी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, राइट। तो बैटरीज का भी पूरा डिटेल्ड टॉपिक पीपीटी के थ्रू चैप्टर 5 मॉड्यूल 5 के वीडियोस में दिया गया है ऑलरेडी चैनल पे, राइट। तो ये था आपका सेक्शन बी, राइट, इन दिस वीडियो। इसमें इतना ही, अगले वीडियो में हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।